अब देखो इसके बाद अगला लिखो कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण। और इस प्यूरिफिकेशन में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपके सिलेबस में 2-4 पॉइंट लिखने हैं मेन। कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण, तो कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं उनके अंदर कोई न कोई अशुद्धि मिली रहे, तो उन अशुद्धियों को हमें अलग करना है। और उस कार्बनिक यौगिक में से अशुद्धियां अलग करने के लिए अलग अलग विधियां काम में लेते हैं। उनमें 4-5 मेन विधियां हैं जो हमें याद रखनी है। और कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की लिखो, फर्स्ट लिखो पहली विधि नंबर 1, या फिर एक लाइन लिखो पहले, इसमें 1-2 लाइन लिख लो। कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण, इसमें 1-2 लाइन लिख लो और लिखो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अशुद्धियों को, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने के लिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अशुद्धियों को पृथक करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। पृथक करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। और फर्स्ट लिखो पहला मेथड नंबर 1, पहला लिखो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलीकरण में है क्या, यौगिक को क्रिस्टल बना के अलग करना। कि जैसे अगर आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि है, तो हम क्या करेंगे, उस कार्बनिक यौगिक और अशुद्धि को ऐसे विलायक में घोलेंगे जिस विलायक में केवल कार्बनिक यौगिक ही घुले, अशुद्धियाँ क्या रहे, अविलय रहे। तो उसको घोल लेंगे, घोल के उस थोड़ा सा गर्म करके उसका बनाएंगे गाढ़ा, बना देंगे विलियन। और सांद्रता अधिक होते ही फिर क्या है, उस कार्बनिक यौगिक का क्या है, क्रिस्टलीकरण स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा करोगे, ठंडा करेंगे तो उसके धीरे धीरे क्या क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। तो अशुद्धियाँ तो नीचे अलग रह जाएगी और कार्बनिक यौगिक की क्या बन जाएगा, अलग से क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे चीनी होती है ना, आप देखते हो चाशनी वगैरह बनाते हैं, हलवाई चाशनी है ना, चाशनी को छोड़ दो आप, कुछ देर ठंडा कर दो, तो धीरे धीरे क्या चीनी के रूप में क्या वो जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो रहा है, चीनी का क्या हो रहा है, क्रिस्टलीकरण हो रहा है। तो क्रिस्टल बना के कार्बनिक यौगिक को अशुद्धियों से अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। और चीनी का शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है। 2 लाइन लिख लो इसमें क्रिस्टलीकरण में, और लिखो कार्बनिक यौगिक को ऐसे विलायक में घोला जाता है, कार्बनिक यौगिक को ऐसे विलायक में घोला जाता है, कार्बनिक यौगिक को ऐसे विलायक में घोला जाता है जिसमें केवल कार्बनिक यौगिक विलय हो, कार्बनिक यौगिक विलय हो, कार्बनिक यौगिक विलय हो, वह अशुद्धियां अविलय हो, यानी इनसोल्यूबल, वह अशुद्धियां अविलय हो, अशुद्धियां अविलय हो, अविलय हो। फिर नेक्स्ट देखो लाइन चेंज करके, विलायक में विलियन को मिलाकर, विलायक में विलायक में
विलयन को बनाकर गरम कर इसे सांद्र कर लिया जाता है। गरम कर इसे सांद्र कर लिया जाता, यानी कंसंट्रेट। गरम कर इसे सांद्र कर लिया जाता है, सांद्र कर लिया जाता है, तथा इसे ठंडा कर क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं, तथा इसे ठंडा कर क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं, इसे ठंडा कर क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं, यानी इसे क्रिस्टल बना लेंगे। जैसे चीनी का क्रिस्टलीकरण, जैसे चीनी का क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण से कर सकते हो आप। शुद्धिकरण के लिए क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बना के अलग कर लेंगे, अशुद्धियां क्या रह जाएगी, अलग रह जाएगी। उसके बाद लिखो दूसरा वाष्पन या वाष्पीकरण द्वारा, वेपोराइजेशन। वाष्पन या वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। और इनमें क्या करेंगे, अशुद्धियों की वाष्प बने नहीं, कार्बनिक यौगिक की वाष्प बन जाए। गर्म करके उसको वाष्पित करके अलग कर लेंगे, अशुद्धि अलग रह जाएगी। जैसे झीलों से चीनी का, ये झीलों से नमक जो निकालते हैं ना, तो झीलों से नमक का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, वाष्पन से या वाष्पीकरण से। तो झील का जो पानी उसको क्यारियों भर के छोड़ देते हैं, और गर्मी पड़ने से या धूप पड़ने से क्या है, पानी क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। नीचे क्या बचेगा, क्या रह जाएगा, नमक अलग रह गया। तो वाष्पीकरण करके भी क्या हम इसको अलग से शुद्ध कर सकते हैं। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, झीलों से नमक का पृथक्करण, झीलों से नमक का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। फिर तीसरा, 3 नंबर, छानना। छानना यानी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, छानने का मतलब फिल्टर पेपर से छानकर कार्बनिक यौगिक अलग कर दें, अशुद्धियां क्या कर दें, अलग कर दें। इसके लिए जरूरी है कि कार्बनिक यौगिक या अशुद्धियों में से कोई एक विलायक में घुले बस। तो जो घुलेगा वो फिल्टर पेपर की सहायता से नीचे आ जाएगा, जो नहीं घुलेगा वो ऊपर रह जाएगा। ये एक लाइन लिख लो, छानने में लिखो फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर, बस एक लाइन लिख लो, फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर, फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर, फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर। 3 विधियां दी होगी, 3 विधियां होगी, क्रिस्टलीकरण, वाष्पन या वाष्पीकरण, और तीसरा क्या है, छानना। इसके बाद देखो अगली विधि, और अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर, और ये इसको ढंग से याद करना है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन कहेंगे। अब सब्लिमेशन में किस प्रकार से इसको अलग करेंगे। अब देखो, एक तो ऊर्ध्वपातन है क्या, किसको बोलते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर ये ठोस से डायरेक्ट क्या बना देंगे, गैस रूप में बदल जाएंगे। इनमें द्रव अवस्था नहीं होती। अगर गैस अवस्था है, ठंडा करेंगे डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, द्रव अवस्था नहीं है। तो ठोस से डायरेक्ट गैस, गैस से डायरेक्ट क्या है, ठोस बनना, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वो पदार्थ कहलाएंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेट कहलाएंगे। इसमें आपको ऊर्ध्वपातज पदार्थ के एग्जाम्पल याद रखने, उदाहरण कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ के रूप में काम करते हैं, वो हमें याद रखनी है। और इस विधि में क्या करें, देखो कैसे करेंगे। कैसे में क्या है, इस प्रकार से एक कीप लेते हैं, उसको उल्टा लगा देते हैं ऐसे,
एक ये कीप है, इस तरह से है ना, और इसके नीचे प्याली के ऊपर इसको उल्टा लगा रखा है यूं, इसके ऊपर या इसको बंद कर दिया किसी रुई की सहायता से, है ना, और इसके नीचे यहां लगा दिया उस्मक, ये लगा दिया उस्मक वाला भाग, और इसको गर्म करेंगे बर्नर की सहायता से, यहां लगा दिया बर्नर इस तरह से गर्म करने के लिए, और इसको पूरे को क्या है स्टैंड के ऊपर लगा दिया यूं, इस तरह से स्टैंड लगा दिया, बांध दिया स्टैंड से। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो अंदर वाले भाग पर यहां लगा देंगे इस तरह से, तो यहां इसके यूं बाहर की साइड में है ना, यहां लगा दें गिल्ला कपड़ा एक, इस तरह से, इस केप के चारों तरफ यूं गिल्ला कपड़ा लगा, ठंडा रखने के लिए गिल्ला कपड़ा लगा दिया यूं, इस तरह से। अब जो भी आपके पास पदार्थ है ना, उर्ध्व व पातज पदार्थ, अब कई बार बोल देते हैं नमक व नौसादर, प्रश्न क्या आता है, नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो नमक और नौसादर, अब नमक तो ऊर्ध्व पातज पदार्थ है नहीं, नौसादर क्या है सब्लिमेट है ही, तो गर्म करोगे ना तो नौसादर की क्या बनेगी वास बनेगी, नमक क्या रह जाएगा नीचे रह जाएगा, तो गर्म करेंगे यहाँ लगा दिया आपने, ये पदार्थ लगा दिया यहाँ इस तरह से, ये क्या है, ये है ऊर्ध्व पातज पदार्थ है, ये ऊर्ध्व पातज पदार्थ, नीचे बना लो जल्दी से एक बार, ऊर्ध्व पातज पदार्थ, यह क्या लगा है, ये गिल्ला कपड़ा लगा है, ये क्या लगा रखा है रुई वाला भाग, ये रुई लगा रखी है, और ये है कीप, ये कीप वाला भाग, और ये कौन सा है, ये बर्नर है, बर्नर भाग, इसको भी ऐसे स्टैंड के ऊपर रखा है, और ये उस्मक, ये क्या है उस्मक वाला भाग, ये उस्मक है गर्म करने के लिए। और इस विधि से किन किन का करेंगे हम पृथक्करण या शुद्धिकरण, उसके लिए देखना यहाँ इस तरह से, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है ना, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल है, नौसादर किसको बोलते हैं, अमोनिया में क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, कपूर, ठोस CO2, ये सारे, ये बना ले डायग्राम क्या सबने, हो गया इतना, जल्दी करो तो, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, कपूर,
कर लिया ये। अब नीचे एक लाइन लिखो और लिखो वे पदार्थ, नीचे अलग से लाइन लिखो, वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये ठोस से सीधे ही गैस में, ये ठोस से सीधे ही गैस में, ठोस से सीधे ही गैस में, वह गैस से पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस से पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊर्ध्व पातज पदार्थ कहलाते हैं, ऊर्ध्व पातज पदार्थ कहलाते हैं, ऊर्ध्व पातज पदार्थ कहलाते हैं। वह इस क्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं, वह इस क्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन, ऊर्ध्व पातन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, और इस अगले पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, ये मेन पॉइंट है। और लिखो ऊर्ध्व पातज पदार्थ जैसे, ऊर्ध्व पातज पदार्थ जैसे एग्जाम्पल लिखो ये नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, नौसादर, यानी किसको बोलते हैं नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन व कपूर, वह कपूर। अब क्या करेंगे, इस पदार्थ को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे ना, जो ऊर्ध्व पातज पदार्थ है उसकी बनेगी वाष्प, वाष्प बन के यहां ऊपर आएगा, ऊपर आते यहां चारों तरफ क्या है, गीला कपड़ा लगा हुआ है, ठंडा है, तो यहां वापस वाष्प ठंडी हो जाएगी, ठंडी होती वापस यहां पर क्या हो जाएगी, वो जम जाएगी आके, यहां क्या हो जाएगी, इसके ऊपर वापस क्या होगी, यहां जमना स्टार्ट होगी, ऐसे यहां जम गया अंदर, इस तरह से जम जाएगा ये, और जमे हुए इसे ऊर्ध्व पातज पदार्थ को बाद में खुरच करके अलग कर लेंगे इसको। ये क्या है, ये ऊर्ध्व पातज पदार्थ है, इसको क्या कर लेंगे, फिर अलग कर लेंगे। तो अलग करने की इस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्व पातन विधि, सब्लिमेशन मेथड बोलते हैं इसको। लिख लिया, आपको एग्जाम्पल याद रखने, बस ये उदाहरण, ये मेन है, कौन से पदार्थ ऊर्ध्व पातज पदार्थ कौन से हैं वो याद रखनी है। और अगर इनके साथ में कोई लिखा हुआ आ जाए अन्य पदार्थ कि इनका मिश्रण है, इनका शुद्धिकरण किस विधि से करें, तब जहां पर ये नाम आ जाए इनका लिखा हुआ, तो वहां पर हमेशा कौन सा मेथड काम में लेंगे, ऊर्ध्व पातन विधि काम में ली जाएगी, ये याद रखना है आप। तो ये तो है सब्लिमेशन। इसके बाद अगली देखो, और अगली लिखो वाष्पन, ये सॉरी ये वाष्पीकरण, ये आसवन, चौथा नंबर है क्या, 4 नंबर, आसवन लिखो, आसवन, डिस्टिलेशन, आसवन या, हाँ आसवन या डिस्टिलेशन। और आसवन किसको बोलते हैं कि किसी द्रव्य जो है ना, उस द्रव्य को पहले गर्म करें, गर्म करने से क्या होगी, उसकी वाष्प बनेगी, उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। वापस उस वाष्प को ठंडा करें, ठंडा करें, वापस क्या है, वाष्प क्या बनेगा, वापस द्रव्य बन जाएगा, उस क्रिया को बोलते हैं संघनन। यानी आपके पास द्रव्य है, इसको आपने गर्म किया, गर्म करके इसकी क्या बन गई, वाष्प बन गई, इसको क्या बोलेंगे,
वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण, वापस से ठंडा करें, वाष्प वापस क्या बन गया, द्रव, इसको क्या बोलते हैं, संघनन। ये कहलाएगा संघनन। और दोनों क्रियाएं मिला दें, क्या मिला दें, वाष्पीकरण प्लस ए क्या लिख दें, संघनन। दोनों क्रियाएं एक साथ हो, दोनों क्रियाएं कराएं, उसको क्या बोलते हैं, आसवन कहा जाता है। तो बारिश का होना कौन सी घटना, ये आसवन ही है। समुद्री जल से पहले वाष्प बनती है, फिर वापस वाष्प से, बादल से वापस द्रव बनता है, वाष्प से वापस द्रव बनना, तो संघनन वाली क्रिया होती है। दोनों क्रियाएं होती है, उसके बाद बारिश होती है। या कह दें आपके पास यानी हार्ड वाटर यानी कठोर जल है, उसको शुद्ध करना यानी मीठे जल मृदु जल में चेंज करना है, तो उसको गर्म करके उसकी वाष्प बनाते हैं। वाष्प बनने के बाद उसको अलग इकट्ठा कर लेंगे, वापस द्रव बना लेंगे, तो उससे क्या, पानी क्या है, लवण अलग रह जाएंगे, पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, मृदु यानी मीठा हो जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं आसवन कहते हैं। तो गर्म करके द्रव को वाष्प बनाना, फिर वापस वाष्प को ठंडा करके वापस से द्रव बनाना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, आसवन कहा जाता है। तो इसमें लिखो एक लाइन पहले, और लिखो किसी द्रव्य को किसी द्रव्य को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित करना, किसी द्रव्य को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित करना, वाष्प में परिवर्तित करना, तथा वाष्प को पुनः ठंडा कर, तथा वाष्प को पुनः ठंडा कर द्रव्य में बदल लेना, द्रव्य में बदल लेना, इस क्रिया को आसवन कहा जाता है। इस क्रिया को आसवन कहा जाता है। डिस्टिलेशन, और लिखो नहीं चाहिए, द्रव्य से वाष्प बनना वाष्पीकरण, वापस वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, और वाष्पीकरण प्लस संघनन दोनों जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, आसवन कहलाएगा। दोनों क्रियाएं साथ हो, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन या आसवन कहेंगे। डिस्टिलेशन या आसवन कहा जाता है। लिख लिया। और ये आसवन है ना, इस आसवन की सहायता से हम कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण करेंगे या उनको अलग अलग करेंगे, उनका पृथक्करण करेंगे। इसके लिए आसवन जो है ना, इस आसवन के अलग अलग 4 प्रकार हैं। क्या है, आसवन के अलग अलग 4 प्रकार होते हैं। आसवन जो है ना, इस आसवन के 4 प्रकार हैं, 4 टाइप। और 4 प्रकार में पहला नंबर 1 सिंपल डिस्टिलेशन, या बोलते हैं साधारण आसवन। क्या बोलेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन। दूसरा 2 नंबर बोलते हैं प्रभाजी आसवन, या बोलते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। तीसरा है 3 नंबर, और वो है कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर। और चौथा है भापीय आसवन। चौथा है भापीय आसवन, वेपर डिस्टिलेशन, भापीय आसवन। तो आसवन के 4 प्रकार है। अब हर एक आसवन है ना, उसमें आपको 2-2 पॉइंट याद रखने हैं। किस आसवन का यूज कब करना है और किसके लिए करते हैं, 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। अब आसवन जाना बाजे ना, वहां पर लगेगा एक तो यानी वाष्पीकरण वाला यंत्र लगेगा, एक लगेगा संघनन वाला यंत्र यानी उसको ठंडा करने वाला यंत्र। लिख लो नीचे 4 प्रकार
आसवन के 4 प्रकार है ये, 4 टाइप ऑफ डिस्टिलेशन। नंबर 1 तो सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन। दूसरा है प्रभाज्य आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाज्य आसवन है। और एक है डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर आसवन। और एक है वाष्प आसवन, वेपर डिस्टिलेशन। और फर्स्ट लिखो पहला हेडिंग, सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन। पहला लिखो सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन। अब देखो सबका डायग्राम एक जैसा है, इन चारों का डायग्राम एक जैसा ही है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। कैसे? इस तरह से देखो, यूं क्या करेंगे, इसमें इस तरह से संघनित्र काम में लेंगे। पहले तो एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, यूं गोल पेंदी का फ्लास्क है ना, और यहां इसमें लगा दिया कोर्क लगा हुआ है, और इसको स्टैंड के ऊपर लगा रखा है ऐसे। इस तरह से स्टैंड के ऊपर लगा दिया, और यहां इसको भी लगा के ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड इस तरह से लगा के, और इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। यहां लगा दिया बर्नर, इसको गर्म करेंगे। और इसके अंदर जो है ना, इस तरह से लगाएंगे एक थर्मामीटर। क्या लगाएंगे? थर्मामीटर लगाएंगे ऐसे। ये लगाओ इसमें एक थर्मामीटर, और इसमें इस तरह से एक नली लगा देंगे। इस नली का दूसरा भाग जो है ना, ये इस भाग को जोड़ दिया संघनित्र के साथ इधर। इस तरह से, और इस संघनित्र का एंड वाला पार्ट जो है ना, वो जोड़ दिया एक ग्राही के साथ। और इस तरह से चारों तरफ है ना, यहाँ वाटर पास करते हैं इस संघनित्र में। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा अंदर, ठंडा करेगा, यहाँ से गर्म हो जाएगा, जल तो बाहर निकल जाएगा इस तरह से। और इसको भी लगा दिया स्टैंड के साथ, जोड़ दिया यूं। ये भी लगा दिया एक स्टैंड इस तरह से। और यहाँ इसमें भर देंगे द्रव्य, जिसका हमें शुद्धिकरण या पृथक्करण करना है। इस तरह से लिख लिया गया। अब जैसे जल्दी से बनाओ, एक बार जल्दी से, एक ही बनाना डायग्राम बस। आगे वाला डायग्राम में, इसी डायग्राम में बार बार चेंज करते जाएंगे, कुछ नहीं करना बाकी आपको। नाम लिखना चाहो ना इनका, आप नाम भी लिख सकते हो। ये क्या है? ये तो एक्सेप्टर ग्राही। ये क्या है? ये संघनित्र कंडेंसर है। ये संघनित्र है। ये क्या है? कार्बनिक द्रव्य, जिसका हमें पृथक्करण करना है या शुद्धिकरण करना है।
का मिश्रण है। ये लगाए रखा है ट्राइपॉड स्टैंड, ये भी स्टैंड है, ये बर्नर है, और ये फ्लास्क है। ये लगा रखा है थर्मामीटर, बना लिया। यहाँ के द्रव्य इकट्ठा होता जाएगा बाद में अलग से। लिख लिया। और हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे आप मान लो आपके पास कार्बनिक यौगिक है, उसका आपके पास मिक्सचर है, जैसे कह दिया कि इसमें ए भी है, एक बी है, एक सी है, इस तरह से, और इन तीनों का क्वथनांक का मान अलग है। जैसे कह दिया इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड है क्वथनांक का मान। एक मिक्सर है ये। क्या करेंगे, इन कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को यहाँ डाल के इसको गर्म करेंगे। तो जिसका क्वथनांक का मान कम है ना, उसकी क्या बनेगी, पहले वाष्प बनेगी। तो वो पहले, जैसे पहले वाले क्वथनांक 50 डिग्री है, तो हमने क्या कार्बनिक यौगिक को, इस द्रव्य को हमने जैसे 60 या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, तो 60 या 70 पे किसकी वाष्प बनेगी, केवल 50 डिग्री वाले की बनेगी वाष्प। तो केवल 50 डिग्री वाला यानी ए आएगा यहाँ से, ए आके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। बी और सी की वाष्प कब बनेगी, जब टेम्परेचर कितना 120 और 200 हो तब बनेगी। इतना ताप है नहीं, तो बी और सी यहीं रहेंगे, ए यहाँ से आके अलग हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद बी और सी बचे, फिर इसका ताप करेंगे हम और बढ़ा देंगे, 120 डिग्री से अधिक कर दिया, थोड़ा सा 130 140 कर दिया। करने के बाद ए पहले चला गया था, अब बी है, बी की वाष्प बनेगी। तो सी की वाष्प कब बनेगी, जब 200 डिग्री हो, केवल बी की वाष्प बनेगी। तो बी यहाँ से वाष्पित होकर यहाँ आएगा, तो यहाँ संघनित्र में लगा हुआ है, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होते वापस द्रव बन गया, यहाँ आगे इकट्ठा हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद सी बचेगा, कुछ अशुद्धियाँ बचेगी, तो क्या करेंगे, सी के लिए इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। 200 गर्म करेंगे तो सी वाला यहाँ से आके या ठंडा होके सी वाला अलग हो गया, अशुद्धियाँ यहाँ पीछे अलग से रह जाएगी। तो ए अलग हो गया, बी अलग, सी अलग। तो कार्बनिक यौगिकों को उनके क्वथनांक के आधार पर उनका शुद्धिकरण करना या उनका पृथक्करण करना, वो कौन सा है, साधारण आसवन। अब याद रखना, साधारण आसवन जो है, इसमें दिए गए जो कार्बनिक यौगिक है उनमें उनको अगर पृथक पृथक अलग अलग करें, तो इसलिए जरूरी है इसके लिए कि दिए गए मिक्सर में उनके मिश्रण के जो अवयव है उनके बीच क्वथनांक का अंतर कम से कम 50 डिग्री या इससे अधिक का होना चाहिए। तो 50 डिग्री या इससे अधिक, कई बार किताबों में 50 केल्विन लिखा हो जाएगा, की बात है 50 केल्विन लिखा हुआ जाए या 50 डिग्री आ जाए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो तब तो सिंपल डिस्टिलेशन को काम में लिया जाता है। और जहां अब आपके कार्बनिक यौगिक लिख देंगे जिनके दो के क्वथनांक के मान के 50 डिग्री से अधिक का अंतर आ जाए, उनको अलग अलग करने के लिए इसी विधि को काम में लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। तो नीचे एक लाइन लिख लो बस इसमें, और लिख लो सिंपल डिस्टिलेशन में लिख लो, और इसमें लिखना वे कार्बनिक यौगिक जिनके क्वथनांक में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 केल्विन, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 केल्विन से अधिक का अंतर हो, उन्हें इस विधि से अलग किया जाता है। या इस विधि से पृथक किया जाता है।
ये तो है सिंपल डिस्टिलेशन में। सिंपल में क्वथनांक का अंतर ज़्यादा है, क्वथनांक ताप पे गर्म करके इनको अलग अलग कर लेंगे, बस यही करना है। फिर लिखो दूसरा परबाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर लिखो दूसरा परबाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परबाजी आसवन। अब इसका नाम परबाजी आसवन क्यों है? क्योंकि यहां पर इस डायग्राम में हम परबाज स्तंभ काम में लेते हैं। ये नाम देखो, ये इसीलिए इसका नाम है ये नाम क्या नाम है? फ्रैक्शनल कॉलम, यानी परबाज स्तंभ काम में लेंगे। अब अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन से ऐसे दो पदार्थ हो जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर है, कि जैसे कह दे जल व एल्कोहल, इनका क्वथनांक पास पास है, तो जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर हो ना, उनको अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करोगे, कि जैसे कह दे कि ए पदार्थ ए है ना, ए कह दिया पदार्थ क्या है? ए है, जिसका क्वथनांक का मान कह दिया कि आपने कि 60 डिग्री है, कह दिया कि पदार्थ ए है, इसका क्वथनांक 60 डिग्री है। एक पदार्थ बी है जिसका क्वथनांक का मान कह दिया कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिल्कुल पास पास हो गए क्वथनांक। अब कह दिया इनको अलग करने के लिए अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन काम में लें, ये वाला अगर ये काम में लें, तो आप क्या करोगे? इस ए को अलग करने के लिए 60 डिग्री गर्म करोगे, बी को अलग करने के लिए 58 डिग्री पे गर्म करोगे। तो जो आप पहले बी को अलग करोगे 58 वाले को, इसका टेम्परेचर आपने किया 58 करते ही हो सकता है धीरे धीरे गर्म होगा, तो इसका धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आपको 58 से अधिक रखना पड़ेगा। अधिक रखोगे तो हो सकता है इसका ताप 60 डिग्री हो जाए, और 60 होते ही 58 वाले की वाष्प बनेगी एक की, तो साथ में बी है जो है ना, इसका ताप कितना है? 60 डिग्री वाला, तो 60 डिग्री वाले की वाष्प बन जाएगी, और 60 डिग्री वाली वाष्प बन जाएगी तो ए और बी दोनों वाष्पित होकर वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे। तो ए बी वहाँ थे, यहाँ भी क्या होगी? वापस ए और बी वापस मिक्स हो गए, अलग अलग नहीं कर सकते। तो जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर होना, उनको आप सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं उसके लिए? परबाजी आसवन काम में लेते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे? इस डायग्राम में इतना ही चेंज करते हैं, यहाँ पर है ना ये लगा हुआ है, क्या करेंगे? यहाँ पर हम परबाज स्तंभ काम में लेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ परबाज स्तंभ लगा देंगे ऐसे। इस तरह से पहले यूँ था, डायरेक्ट नली थी, वाष्प आई तुरंत पार कर गई इसको। अब क्या करेंगे? वाष्प जल्दी से इसको पार ना कर पाए, वाष्प घूमती हुई जाए, और जब संघनित्र तक पहुंचे ना, इसको थोड़ा पहुंचने में टाइम लगे, क्या करेंगे? बीच में इस टाइप से यूं लगा देंगे, नली को ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरह से। तो यहां इसके बीच में है ना, यूं नली को फोल्ड करके यूं फिर लगा देंगे यहाँ इसके साथ में, इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के आते हैं प्रभाज स्तंभ, ऐसे मुड़ी नोली के रूप में आ जाए, या नली सीधी हो उसके बीच में क्या है? इस तरह से यूं बनाए आ जाए ऐसे, इस वाले भाग से ऐसे, इस तरह से वाष्प में घूमती हुई जाए अंदर से, तो वाष्प डायरेक्ट सीधी ना निकले, उसको निकलने में टाइम लगे। तो हम क्या करेंगे? अब आपके पास ए और बी है, ए का 60 डिग्री, बी का जैसे 58 डिग्री। आपने गर्म किया इसको 60 डिग्री पर, 60 पे गर्म किया तो बी की वाष्प बनी और ए की भी वाष्प बनी। दोनों वाष्प यहाँ से गई ऊपर और यहाँ से जाएगी, यहाँ पहुंची। अगर सीधी नली होती डायरेक्ट पार हो जाती। अब नली क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, पर स्तंभ लगा हुआ है, तो यहाँ से वाष्प होती जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नली से ऐसे घूमती जाएगी, और जो जो यहाँ से निकलेगी इसको टाइम लगेगा, और जो जो टाइम निकलेगा धीरे धीरे वाष्प का टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम। ताप कम हो गया तो 60 से कम होते ही, तो 60 डिग्री वाला 60 पे वाष्प बनती है। अगर टेम्परेचर 60 से कम हो गया तो वापस क्या है? गैस से वापस क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। और जब तक ताप 58 पहुंचेगा ठंडा होते होते, तब तक ये इसको पार कर जाएगा। ये तो 58 वाले की तो वाष्प बनी रही, वो तो इसको पार कर गया, लेकिन 60 डिग्री वाला जो है ना, उसका टेम्परेचर 59 होते ही 60 डिग्री वाला वापस क्या है? द्रव बन जाएगा ऐसे, और ये द्रव बन के नीचे वापस नली के अंदर क्या है? नीचे बूंद बूंद करके वापस से नीचे आके गिर जाएगा। तो जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होना, उनको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। यह याद रखना है, जिनके क्वथनांक में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर हो, उनको अलग करने के लिए प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। फिर आपको याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण।
पेट्रोलियम पदार्थ है ना, उसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, उनको अलग अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन काम में लिया जाता है। और एक याद रखना आपको, एल्कोहल का पृथक्करण, एल्कोहल के निर्माण में एथिल एल्कोहल के साथ मेथिल एल्कोहल का भी निर्माण होता है, उनको अलग अलग करने के लिए क्वथनांक का मान उनका पास है, उनको अलग करने के लिए प्रभाज्य आसवन काम में लिया जाता है। और ये एग्जाम में पूछते बहुत बार, एल्कोहल का पृथक्करण या पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? किससे? प्रभाज्य आसवन से किया जाता है। तो इसमें लिखो पहले, प्रभाज्य स्तंभ का उपयोग, क्या काम में लेंगे? प्रभाज्य स्तंभ का उपयोग, प्रभाज्य स्तंभ का उपयोग, प्रभाज्य स्तंभ का उपयोग। फिर अगला लिखो, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनका क्वथनांक का अंतर, जिनका क्वथनांक का अंतर बहुत कम हो, जिनका क्वथनांक का अंतर बहुत कम हो, उन्हें पृथक करने के लिए, उन्हें पृथक करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है, के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। और आगे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। कई बार लिखाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर है, कौन सी विधि काम में लेंगे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर। और फिर अगला एक पॉइंट और लिखो, और इस अगले पॉइंट को अंडरलाइन करना, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण व एल्कोहल का पृथक्करण, व एल्कोहल का पृथक्करण इसी विधि की सहायता से किया जाता है, इसी विधि की सहायता से किया जाता है। और फिर लिखो तीसरी, थर्ड विधि, तीसरी भाप, ये कम दाब पर आसवन। थर्ड लिखो, तीसरा है मेथड है कम दाब पर आसवन। तीसरा, कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, कम दाब पर आसवन। अब देखो इसका यूज कब करेंगे? एक तो ये जहां पर कार्बनिक यौगिक है उसका क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा हो, आसानी से वाष्पित नहीं हो। अगर आप क्वथनांक का मान ज्यादा है फिर भी आपने उसको तेज गर्म करके उसको वाष्पित कर लिया, तो दूसरा कारण क्या है कि वो क्वथनांक ताप पर टूट जाते हैं, खराब हो जाएंगे। तो उसको वाष्प बना के अलग करोगे ना, तो क्वथनांक ताप पे वाष्प बनेगी, क्वथनांक ताप पे गर्म करना जरूरी है। और क्वथनांक ताप पे गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यौगिक क्या हो गया? खराब हो गया, काम का नहीं रहा। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसकी वाष्प बनाने के लिए इसको क्वथनांक से कम ताप पर क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। और क्वथनांक से कम ताप, जैसे कह दे एक का ताप 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और कह दिया कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसकी वाष्प बनेगी, और कह दिया कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प बनाओगे तो खराब हो जाएगा ये। अब क्या करें? तो क्या करना पड़ेगा? 400 से कम ताप पर इसको वाष्पित करके अलग करना पड़ेगा। और 400 से कम ताप कैसे करें? तो क्वथनांक का ताप हमें घटाना पड़ेगा। और क्वथनांक ताप कब घटता है? क्वथनांक किसको बोलते हैं? जब किसी द्रव्य को गर्म करें ना, तो उस द्रव्य से क्या बनती है? वाष्प। और वाष्प क्या करेगी? उस द्रव्य पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी। तो वाष्प द्वारा क्या लगेगा? दाब, उसको बोलते हैं वाष्प दाब। और जब उस द्रव्य का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब द्रव्य उबलना शुरू हो जाएगा। और जिस ताप पर यह घटना हो जाए ना, दाब बराबर होने वाली, उस ताप को बोलते हैं उस द्रव्य का क्वथनांक के ताप। और ये कहते हैं कि जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री। इसका अर्थ हो गया कि जल को अगर आप 100 डिग्री पे गर्म करोगे ना, तो जल से इतनी वाष्प बनेगी कि उसका वाष्प दाब जो है वो अपने बाहर वायुमंडलीय दाब के क्या है? बराबर हो जाता है। तब द्रव्य का क्वथनांक 100 डिग्री मानते हैं।
अब अगर बाहर का वायुमंडल का दाब ज्यादा है, मान लो ज्यादा होता, तो हमें वाष्प दाब भी क्या करना पड़ता, ज्यादा करना पड़ता, तब बराबर होता है वो। और वाष्प दाब अधिक कब होता, जब वाष्प ज्यादा बनती, और वाष्प अधिक कब बनेगी, जब अधिक गर्म करेंगे। इसका मतलब अगर बाहर का वायुमंडल का दाब ज्यादा है ना, तो उस दाब के बराबर वाष्प दाब को करने के लिए द्रव को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको। और अगर बाहर का वायुमंडल का दाब कम है, तो थोड़ा सा गर्म करते ही वाष्प दाब भारी दाब के क्या हो जाएगा, बराबर, तुरंत बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गर्म करते ही हो गया, तो क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए बोलते हो ना, अगर भूमि पर अगर हम दाल बनाएं या खाना बनाएं तो यहाँ जल्दी पकता है, क्योंकि भूमि पर वायुमंडल का दाब मानते हैं 1 वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। तो यहाँ बनने वाला पदार्थ, सब्जी या जो भी बना रहे हो, वो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे उबल रही है। और उसी अगर दाल को आप बनाओ ले जाके ऊपर मोडिया पहाड़ पर, पहाड़ के ऊपर ले जाओ, अब ऊपर ले जाओगे, जो ऊपर जाओगे तो वायुमंडल का दाब क्या होता जाएगा, कम। तो ऊंचाई पर वहाँ वायुमंडल का दाब कम है, तो आप गर्म करोगे ना, तो बाहर का दाब कम है, थोड़ा सा गर्म करते ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फिर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कि 60 डिग्री पर उबलना शुरू हो गया, तो यहाँ का क्वथनांक 100 डिग्री था, पहाड़ पे 60 डिग्री हुआ, तो एक तो दाल बने 100 डिग्री पर और एक बने 60 डिग्री पर। कौन सा ताप ज़्यादा है, 100 डिग्री वाला। तो 100 डिग्री वाला टेम्परेचर अधिक है, तो वहाँ यानी दाल जल्दी बन जाएगी। ऊपर वाला 60 डिग्री उबलता रहेगा, लेकिन दाल जल्दी से पकेगी नहीं। इसका मतलब बाहर का वायुमंडल का दाब है ना, वो हम कम करके क्वथनांक के मान को घटा सकते हैं, और यही हम यहाँ काम लेते हैं, कम दाब पर आसवन। दाब को कम करके द्रव या कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक घटाएंगे, घटाने के बाद क्वथनांक से कम ताप पर गर्म कर उसको वाष्प बना के अलग कर लेंगे। और क्यों काम में लेते हैं इस विधि को, जब कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक का मान ज्यादा हो, और दूसरा कारण क्या है, क्वथनांक ताप पर क्या हो, टूट जाए यानी विघटित हो जाए, तो उससे बचने के लिए क्या है, इसके दाब के मान को कम करके क्वथनांक का मान घटाते हैं। और इसमें सुगंधित तेल जो होते हैं ना, आप सिर वगैरह में लगाते हो, तो सुगंधित तेलों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। 2 पॉइंट याद रखने, इसमें लिखो कम दाब पर आसवन, और लिखो इस विधि का उपयोग उन पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, उन पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जिनका क्वथनांक का मान बहुत अधिक हो, जिनका क्वथनांक का मान बहुत अधिक हो, क्वथनांक का मान बहुत अधिक हो, तथा क्वथनांक ताप पर जो विघटित हो जाते हो, क्वथनांक ताप पर जो विघटित हो जाते हो, उन्हें अलग करने के लिए दाब को कम कर क्वथनांक के मान को घटाया जाता है, दाब को कम कर क्वथनांक के मान को घटाया जाता है, क्वथनांक के मान को घटाया जाता है। और फिर अगला 1 पॉइंट और लिखो, सुगंधित तेलों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है, सुगंधित तेलों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है, इसी विधि से किया जाता है। और फिर लिखो चौथा 4 नंबर, फिर लिखो 4 नंबर, और 4 में लिखो भापीय आसवन, 4 नंबर लिखो
भाप या आसवन, भाप या आसवन। और इस भाप या आसवन में क्या करेंगे, इसका उपयोग कब करना है, इसका यूज कब करना है। अब यूज में क्या है कि एक तो जिन द्रवों का क्वथनांक का मान ज्यादा है, जैसे कम दाब वालों की तरह, लेकिन इतना अधिक है कि सामान्यतः इनको गर्म करके वाष्पित करना संभव नहीं होता, तो क्या करते हैं, इनको भाप की सहायता से गर्म करते हैं। और आपको पता है भाप में गर्म जल की तुलना में ज़्यादा जलन होती है, बताइए आपको कारण क्या है। भाप में क्या होती है, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, छिपी ऊष्मा, जिससे उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ताप अधिक होता है। इसलिए भाप से गर्म करोगे जल्दी वाष्पित हो जाए। तो यहाँ इस डायग्राम में क्या करना, हमें यहाँ से एक नली लगा के और यहाँ लगा देंगे कि पानी की बोतल लगा के गर्म करके उससे वाष्प बनाएंगे, उस वाष्प को इसमें पास करेंगे, वाष्प से पास करके इसको गर्म करेंगे, फिर इससे वाष्प बनेगी, वो यहाँ से आएगी वापस। बाकी डायग्राम यही रहेगा। तो क्या करेंगे, भाप या आसवन में भाप की सहायता से कार्बनिक यौगिक को वाष्पित करना। और क्यों करते हैं, क्योंकि क्वथनांक का मान ज़्यादा, सामान्य ताप पर इनको वाष्पित नहीं किया जा सकता। और याद क्या रखना है, चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है। 2 पॉइंट याद रखने, तो लिख लो इसमें भाप या आसवन में, और लिखो जिन कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक अधिक हो, जिन कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक अधिक हो, कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक अधिक हो, अतः इन्हें सामान्यतः गर्म कर वाष्पित नहीं कर सकते, अतः इन्हें सामान्यतः गर्म कर वाष्पित नहीं कर सकते। इसलिए भाप की सहायता से वाष्पित किया जाता है, इसलिए भाप की सहायता से वाष्पित किया जाता है, भाप की सहायता से वाष्पित किया जाता है। और नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, लेटेंट हीट होती है इसमें, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, चीनी मिलों में चीनी का शोधन, चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है, चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से किया जाता है। चीनी मिलों में चीनी का शोधन इसी विधि से करते हैं। ये तो है डिस्टिलेशन यानी आसवन। तो किस प्रकार से आसवन में कोनिकल फ्लास्क लेंगे, फिर बर्नर से इसको क्या कर देंगे, गर्म करके किस तरह से इनको अलग अलग करते हैं। 4 मेथड है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, कम दाब पर, और भाप या आसवन, 4 प्रकार याद रखने। उसके बाद लिखो शुद्धिकरण की अगली विधि। नेक्स्ट लिखो, आ जाइए अभी आपके सामने। इसके बाद लिखो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी विधि, या हिंदी बोलते हैं इसको वर्णलेखिकी, हिंदी बोलते हैं वर्णलेखिकी, या आपको इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यानी वर्णलेखिकी। और पहला पॉइंट लिखना, क्रोमेटोग्राफी शब्द जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है।
दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं? एक तो शब्द क्या है? एक तो शब्द है क्रोमा, और एक शब्द क्या है? ग्राफी। क्रोमा मीन्स होता है कलर। क्रोमा मीन्स क्या है? कलर। और ग्राफी मीन्स क्या होता है? टू राइट एंड लिखना। टू राइट लिखना। कलर की सहायता से, रंगों की सहायता से यौगिकों को अलग अलग करना या उनका शुद्धिकरण करना, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसलिए रंगों की सहायता लिखो, अर्थात रंगों की सहायता से, अर्थात रंगों की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण करना। रंगों की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण करना, कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण करना। और यह विधि जो है ना, यह विधि आधारित है अधिशोषण पर आधारित है। ध्यान रखना, इसका मेन सिद्धांत यही है। अगला पॉइंट लिखो, क्रोमेटोग्राफी का मूल सिद्धांत अधिशोषण है। इसका मेन प्रिंसिपल जो है ना, वो अधिशोषण पर आधारित है। ये अधिशोषण पर आधारित है। क्रोमेटोग्राफी का मूल सिद्धांत अधिशोषण है या अधिशोषण पर आधारित विधि है। अब देखो, इस विधि में करेंगे क्या? मुख्य रूप से इस तरह से एक अधिशोषक स्तंभ काम में लेते हैं। एक तो यूं, जैसे आपने कभी देखा हो छोटी क्लासों में ब्यूरेट की टाइप से, यूं इस तरह से। और इस अधिशोषक स्तंभ जो है ना, इसके अंदर अधिशोषक पदार्थ भरते हैं। यूं अधिशोषक पदार्थ भर दिया जाता है इस तरह से। इसको जमा जमा के भर दिया, और अधिशोषक पदार्थ के रूप में सामान्यतः स्टार्च को काम में लिया जाता है। अधिकतर है ना, स्टार्च काम में लेते हैं। अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के लिए अधिशोषक के रूप में अलग अलग पदार्थों का यूज करते हैं। यह है अधिशोषक स्तंभ। अधिशोषक स्तंभ, यह अधिशोषक पदार्थ भरा हुआ है। यह है अधिशोषक, एडजोर्बेंट, एडजोर्बेंट अधिशोषक। और ये कॉलम है, एडजॉर्प्शन कॉलम है। ये अधिशोषक स्तंभ है। ये इस तरह से। अब क्या करेंगे? जिन पदार्थों को अलग अलग करना है, जैसे कहते हैं आपके पास A प्लस बी प्लस जैसे सी, ये तीन मिले हुए हैं। क्या करेंगे? इनको उचित विलायक में घोल लेंगे। पहले इनको विलायक में घोलेंगे। घोलने के बाद क्या बन जाएगा इनका? ये बन गया विलयन। इस विलयन को इस अधिशोषक स्तंभ में डाला जाता है। अब पदार्थ चाहे कितने ही एक समान हो, ए बी सी, इनकी सभी प्रॉपर्टी सेम है। इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इनके सब कुछ सारे गुण समान है। तो पदार्थ चाहे कितने समान हो, उनमें हमेशा एक गुण हमेशा अलग रहेगा। और वो क्या है? अधिशोषण की क्षमता सबकी क्या होती है? अलग अलग। यानी इस अधिशोषक के ऊपर चिपकने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। कोई जल्दी चिपकेगा, कोई क्या करेगा? धीरे चिपकेगा। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी, और कह दिया कि ए बी सी में अधिशोषण की क्षमता क्रम जैसे ये है, ए बी सी मान लिया हमने, ये क्रम है। इसका मतलब ए का अधिशोषण जल्दी होता है, बी का उससे कम, सी का उससे कम। आपने डाला, डालते ही जिसका अधिशोषण जल्दी होता है वो तुरंत क्या हो जाएगा? अधिशोषित। और तुरंत अधिशोषण होगा तो वो कहाँ होगा? उसका अधिशोषण ऊपर यहीं हो जाएगा ऐसे। तो ए वाला है ना, ऊपर यहीं अधिशोषित हो गया ऐसे, ए वाला यहीं चिपक गया। फिर बी वाले का थोड़ा कम हो रहा है ऐसे, वो थोड़ा नीचे आएगा,
थोड़ा इससे नीचे आके अधिशोषित होगा यूं, इस तरह से। फिर बी वाला यहां पर अधिशोषित हो गया यूं, ये बी वाला। सी वाले का अधिशोषण और भी कम हो रहा है, सी वाला इसके नीचे आके अधिशोषित हो गया ऐसे। फिर सी वाला आ गया इस तरह से, सी वाले का अधिशोषण हो गया यूं। अब जिसका अधिशोषण ज्यादा होना मतलब अधिक अधिशोषित हो रहा है, इसका अर्थ है उसके साथ वो मजबूती से जुड़ा हुआ है, तुरंत आगे चिपक जाए मतलब आकर्षण ज्यादा है। जो धीरे चिपके इसका मतलब आकर्षण क्या है, थोड़ा कम है, और धीरे चिपके इसका मतलब आकर्षण और भी कम। तो ए बी सी में सबसे मजबूत जुड़ा हुआ कौन सा है, ए, उससे कम बी, उससे कम सी। फिर क्या करेंगे, उचित विलायक जिसमें घोड़ा है ना, उस विलायक को उसके ऊपर डालेंगे, तेज गति से डालेंगे। अब वापस विलायक में घुलेंगे। ये जो मजबूती से जुड़ा हुआ है वो आसानी से घुलेगा नहीं, और जो ढीला जुड़ा हुआ है वो आसानी से उसके अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो विलायक डालेंगे ना, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, सी वाला निकलेगा। ये ढीला जुड़ा हुआ है, तुरंत निकल जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। एक तो ये, इसको बोलते हैं विलायक निक्षालन बोलते हैं, विलायक से धोकर इसको अलग अलग करना। एक होता है कि ये अधिशोषक स्तंभ इसको खींच के बाहर निकाल ले, बाहर निकाल लोगे ना इस तरह से हो गया यूं, ये अधिशोषक स्तंभ है। क्या हो गया आपके पास, ये अधिशोषक स्तंभ आ गया ऐसे यूं, ये अधिशोषक स्तंभ आपने खींच के बाहर निकाल लिया। और इस अधिशोषक स्तंभ में क्या है, तीन है, ए बी और सी, ये तीन जुड़े हुए हैं ऐसे। एक तो ये, फिर एक जैसे यहां है, फिर एक जैसे यहां पर है। जैसे मान लिया ये ए है, ये क्या है, बी, और ये सी। तो एक आता है क्रोमेटोग्राफी स्प्रे आता है, वो स्प्रे करोगे ना तो ए बी सी क्या है, अलग अलग कलर के हो जाएंगे, अलग अलग क्या बन गई, पट्टियां बन गई। इनको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी बैंड है। ये क्या बोलते हैं इनको, क्रोमेटोग्राफी बैंड बोलते हैं। बैंड बन गया, अलग अलग रंगों की पट्टियां बन जाएगी। इनको काट लेंगे, काट काट के अलग अलग कर लेंगे, इनको विलायक में घोल लेंगे। ए अलग हो जाएगा, बी को अलग घोल लेंगे विलायक में, सी को अलग घोल लेंगे। तो इनको हम अलग अलग करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग करना, और ये सिद्धांत किस पे आधारित है, अधिशोषण पर है, एडजॉर्प्शन पर है। और याद रखना है, जिसका अधिशोषण ज्यादा हो वह अधिशोषक स्तंभ में ऊपर की तरफ क्या होता है, अधिशोषित होता है। जिसका अधिशोषण कम हो वह अधिशोषक स्तंभ में नीचे की तरफ अधिशोषित होगा। और विलायक निक्षालन में जो नीचे अधिशोषित है वो पहले बाहर निकलता है, ऊपर वाला सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। ये याद रखना आपको। तो पहले लिखो क्रोमेटोग्राफी का अर्थ लिख लिया, उसके बाद अगला पॉइंट लिख लो किस सिद्धांत पे काम करता है, अधिशोषण पर। फिर अगला पॉइंट लिखो, और लिखो कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण का विलायक में विलयन बनाकर, विलायक में विलयन बनाकर अधिशोषक स्तंभ पर डाला जाता है। विलायक में विलयन बनाकर अधिशोषक स्तंभ पर डाला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो लाइन चेंज करके, और लिखना जिसका या जिसके अधिशोषण की दर अधिक हो, जिसके अधिशोषण की दर अधिक हो, अधिशोषण की दर अधिक हो वह अधिशोषक स्तंभ में ऊपर की तरफ अधिक हो, वह अधिशोषक स्तंभ में ऊपर की तरफ वह जिसके अधिशोषण की दर कम हो, वह जिसके अधिशोषण की दर कम हो वह अधिशोषक स्तंभ में नीचे की तरफ अधिशोषित होता है। वह अधिशोषक स्तंभ में नीचे की तरफ अधिशोषित होता है। नीचे की तरफ अधिशोषित होता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, विलायक निक्षालन के दौरान,
विलायक निक्षालन यानी विलायक से धोते हैं। विलायक निक्षालन के दौरान जो नीचे अधिशोषित होता है वह सबसे पहले बाहर निकलता है। विलायक निक्षालन के दौरान जो नीचे अधिशोषित होता है वह सबसे पहले बाहर निकलता है। वह सबसे पहले बाहर निकलता है तथा जो ऊपर अधिशोषित हो वह सबसे अंत में बाहर निकलता है। वह सबसे अंत में बाहर निकलता है। फिर नीचे आप डायग्राम बना सकते हो। ये तो है कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण बोल दें या उनका शुद्धिकरण बोल दें, इसके लिए काम में लिए जाने वाली विधियां आपको याद रखनी है। ये 5-4 ठीक है ना। यहाँ प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हो, मिश्रण का पृथक्करण। इनके लिए ये विधियां काम में ली जाती है, ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है। जल्दी से डायग्राम बना लो एक बार ये।